यानी बर्मा प्रशासन से संधि के लिए रंगून भेजा और जो समस्याएं खड़ी हुई उसके लिए क्षतिपूर्ति मांगी गई। ठीक है, आपको जो करना है, ठीक, आपको जो करना है उसकी व्यवस्था आप ऐसी बना दीजिए कि सामने वाला खुद ब खुद वहीं पे आके फंस जाए। अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनाई है। आप भारत का प्रशासन पूरा पढ़ लीजिए, उन्होंने ऐसी व्यवस्था ही बनाई कि सामने वाला खुद ही वहीं पे आके खड़ा हो जाए जहां वो चाहता है अपनी शर्तें मनवाना। ठीक है, कंपनी के लिए व्यापारिक हित सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी क्राउन का भी शासन नहीं आया, अभी कंपनी का शासन है, तो उसके लिए व्यापार सबसे महत्वपूर्ण है और व्यापारिक हित वो किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। तो स्थितियां क्या हुई, लैम्बर्ट ने क्या किया कि वहां बर्मा प्रशासन से क्षतिपूर्ति मांगी। परंतु ऐसा न करने पर लोअर बर्मा का क्षेत्र, इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य है और आजादी के बाद सिक्किम ने स्वयं भारत में अपने को मर्ज किया। ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, 1850 में सिक्किम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सिक्किम और दार्जिलिंग को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आपके भारतीय प्रदेश से बाहर की कोई कार्रवाई हुई। चलिए, ये इतना बचा हुआ था, याद करते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था व्यक्तिगत। ठीक, इसका मतलब होता है हस्तगत। किसी चीज को छीन लेना। ठीक है, (1825) में अंग्रेजों ने ये माना, जो अंग्रेजों ने व्यवस्था दी उसमें ये माना कि जो हिंदू शासक है उन्हें अपना उत्तराधिकार चुनने की स्वतंत्रता होगी। किस आधार पर? अपने धर्म के आधार पर। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया कि अगर संतान नहीं है तो वह किसी को गोद ले सकता है। ठीक है ना? तो 1825 में जो हिंदू शासन उत्तराधिकार की व्यवस्था बनाई अंग्रेजों ने, उसमें इस बात को रखा कि जो उसकी मान्यताएं हैं, गोद लेने की जो प्रथा है हिंदुओं में, वो बरकरार रखी जाएगी। यानी उसमें अंग्रेज कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1831 में कंपनी ने नई घोषणा की, यानी 5 साल बीतते बीतते कंपनी ने एक नई घोषणा की। उसमें कहा गया कि ये कंपनी की इच्छा पे निर्भर है। ठीक है, कंपनी दे भी सकती है और कंपनी चाहे तो मुकर सकती है। ठीक है ना? यानी एक व्यवस्था बना 1825 में। देखिए, कालखंड के हिसाब से व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई है। 1825 में स्थितियां अभी उनके कुछ विपरीत हैं, अभी वो युद्धों में लगे हुए हैं। ठीक है, अन्य शासकों से।
1831 आते आते स्थितियां उनके कुछ अनुकूल होने लगी। उन्होंने क्या किया, अब इसमें जोड़ दिया कि अब अगर हमारी इच्छा है तो हम दे सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो हम नहीं देंगे। ठीक है। 1825 से और 46 तक लगभग 12 नरेशों को, इस कालखंड में लगभग 12 नरेशों को बच्चा गोद लेने की इजाजत दी गई, इसी प्रशासन द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन द्वारा। इस कालखंड में लगभग 12 नरेशों को बच्चा गोद लेने की इजाजत दी गई। लेकिन जब डलहौजी का कालखंड आया तो उसने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या हुआ? डलहौजी का ये मानना था, भारतीय प्रशासन या शासन तंत्र को उसने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला, वे राज्य जो किसी के अधीन नहीं, वे राज्य जो किसी के अधीन नहीं। ठीक है। दूसरा, वे राज्य जो प्रथम के अधीन थे, मतलब इनके अधीन। बात समझ रहे आप लोग? नहीं, जैसे यहां मुगल, मराठे, अन्य, ये स्वतंत्र थे, ये किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन इनके अधीन जो थे, यानी ये दूसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी, वे राज्य जो जीते गए थे अंग्रेजों द्वारा। ठीक। डलहौजी ने 3 क्राइटेरिया बनाए। ठीक है, व्यक्तिगत के लिए, हस्तगत के लिए। इसका मतलब होता है कि अपने में मिला लेना। आसान शब्दों में समझिए, अपने में मिला लेना, यानी उस राज्य को। और व्यक्तिगत का जो हस्तगत का सिद्धांत को लेकर आया, उसके पीछे मंशा उसकी क्या थी? क्योंकि आपने पिछले बार देखा कि बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ये मिस्र के अभियान में है। मिस्र का अभियान, और केवल एक समुद्र का दायरा है मिस्र से और भारत के बीच में, यानी फारस की खाड़ी होते हुए कभी भी भारत आ सकता है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट वो विश्व को जीतने निकला। ठीक, जैसे प्राचीन इतिहास में सिकंदर की बात होती है, विश्व को जीतने के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट की भी वही स्थिति। और मिस्र के अभियान में अगर वो आया है तो भारत नजदीक है, और भारत में उसका सबसे बड़ा शत्रु है अंग्रेज। क्योंकि पूरे यूरोप के इतिहास में जो सबसे बड़ी राइवलरी थी, शत्रुता थी, वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ही थी, हर जगह, हर मुद्दे पे। तो ये जो समस्या थी, इस समस्या की काट के लिए और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने ये व्यवस्था लाई। ठीक है। और भी कई कारण है, लेकिन महत्वपूर्ण कारण है। तो उसने क्या किया, ये 3 भाग बनाए शासन के। उसमें कहा कि पहला भाग जो कभी भी किसी के अधीन नहीं हुआ, उसने क्या किया, इसको छोड़ दिया। इसको तो हम इसमें ला ही नहीं सकते, यानी इस व्यवस्था से इसे किनारे कर दिया। वे राज्य जो प्रथम के अधीन थे और अब अंग्रेजों के अधीन है, इनको इजाजत लेनी होगी। किसके लिए? बिल्कुल, अगर उनकी कोई संतान नहीं है
तो संतान को गोद लेने के लिए उसे कंपनी से इजाजत, किसको? दूसरे भाग को। तीसरा भाग जो अंग्रेजों ने जीता है, डलहौजी का मत है इन्हें इजाजत मिल ही नहीं सकती। इन तीन पार्ट को समझिए। पहले में कहा गया कि वो राज्य जो कभी किसी के अधीन नहीं थे, इनको इसने छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा कहा ये राज्य हैं जो पहले के कभी न कभी अधीन थे, अब अंग्रेजों के अधीन है, यानी मुगलों मराठों के अधीन थे, अब अंग्रेजों के अधीन है, तो इन्हें तो इजाजत लेनी पड़ेगी। वो कंपनी तय करेगी, यानी प्रशासन तय करेगा कि हम देंगे या नहीं, जो कि चेंज हुआ था 1831 में। लेकिन जो तीसरी श्रेणी है, जो अंग्रेजों ने जीता है अपने साम्राज्य में, उसे मिला दिया है। प्रशासन उस शासक को दे दिया है कि तुम करो, बाकी सब कुछ हम देखेंगे। इसके लिए डलहौजी कहता है कि इन्हें किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इन्हें क्यों नहीं इजाजत मिलनी चाहिए? बताइए। बिल्कुल, खाली कहने के लिए तो वहां शासक है ना, लेकिन ये है किसके आगे? तो जब ये हमारे साम्राज्य में मिला हुआ है, तो फिर इसको काहे की इजाजत देना? ठीक। शुरुआत व्यक्तिगत जात, यानी इस व्यवस्था का शुरुआत 1848-17। सतारा के शासक राजा अप्पा साहब की मृत्यु के उपरांत सतारा को डलहौजी ने आश्रित राज्य घोषित कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अधीन है अंग्रेजों के। उसने क्या किया कि अप्पा साहब की जब मृत्यु हो गई, तो उसने सतारा को आश्रित राज्य घोषित कर दिया और उसे कंपनी शासन में मिला लिया, यानी सतारा को कंपनी शासन में मिला लिया। अठारह सौ 49 में संभलपुर, ठीक है, संभलपुर के राजा नारायण सिंह की भी कोई संतान नहीं थी, और उसकी मृत्यु के बाद संभलपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। झांसी, ठीक है, राजा रघुनाथ राव, ठीक। राजा रघुनाथ राव की मृत्यु के उपरांत देखिए झांसी में जो व्यवस्था बनाई गई, गोद लेने वाली, यहां पे तो ये व्यवस्था बन गई, क्योंकि ये काल है 1825 का,
31 का डलहौजी का शासनकाल नहीं है, लेकिन डलहौजी ने यहाँ इनको इजाजत नहीं दी, राजा गंगाधर राव को, क्योंकि गंगाधर राव की भी कोई संतान नहीं थी। जैसा कि ये इतिहास आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये इतिहास बहुत पढ़ा है लक्ष्मीबाई के बारे में। तो लक्ष्मीबाई का पतन कब है? लक्ष्मीबाई का पतन में बहुत से लोग झांसी बताते हैं कि झांसी में उनका पतन हुआ, लेकिन उनका पतन हुआ ग्वालियर के किले में, जब अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले को विजित किया। सत्तावन की क्रांति में आएगा, ठीक है। इनको 1859 में इनको मृत्यु की सजा दी गई, ठीक। रघुनाथ राव, यानी झांसी को 1853 में क्या किया गया? हस्तगत कर लिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत, लेकिन इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, इन्होंने बच्चे को गोद लिया था, ठीक है ना। लेकिन गंगाधर राव के समय नहीं, इनकी मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई ने लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मान्यता नहीं दी और झांसी को हस्तगत कर लिया गया। नागपुर, में नागपुर में लॉर्ड हेस्टिंग ने राघोजी तृतीय इन्हें शासक स्वीकार किया नागपुर में। 1854 कोई संतान ना होने पर इसे भी हस्तगत कर लिया गया। आप जब बात करती हैं सतारा, आप क्षेत्रों को देखते चले कि क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। यानी आप अगर उन चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। और हस्तगत अगर व्यक्ति कर रहा है, अगर इन क्षेत्रों के क्रमों को देखें तो ये क्षेत्र किधर पड़ रहा है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र है। थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा आप, ठीक। 1849 आप उसके क्रम को देखिए कि उसने कहां के क्षेत्रों को हस्तगत किया। आप इसीलिए इसको समझेंगे।
ठीक। यानी ये समय 1849 में जयपुर, 50 में बाघाट, 52 में उदयपुर, 1855 में करौली और 56 में अवध। अवध के नवाब को कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया हस्तगत करने के बाद। नवाब की पत्नी 1857 में ये नाम आएगा, ठीक है ना। ये क्षेत्र जिसे उसने व्यक्तिगत सिद्धांत से हस्तगत किया। आपने डलहौजी की प्रशासन को पढ़ा तो उसने जो सेना थी, सेना को क्या किया, कलकत्ता से पश्चिम की ओर हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, यही पश्चिम की ओर उसने हस्तांतरित कर दिया सेना को। और तोपखाना कहां ले आया, मेरठ, तोपखाना कार्यालय। और मुख्यालय कहां बनाया सेना का, भूल जाते हैं आप लोग, शिमला। आप देखिए उसकी दूरदर्शिता डलहौजी की, कि पहले से ही उसने व्यवस्था बनाई है। यानी दक्षिण से सेना क्या किया उसने, दक्षिण पूर्व से सेना वो उत्तर पश्चिम ले आया। यानी अपनी पूरी सेना का व्यवस्था उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम। और जिन क्षेत्रों को उसने हस्तगत किया, आप देख लीजिए, सब उत्तर पश्चिम के हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र, यानी सब उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को उसने हस्तगत किया। ठीक है, यानी ये विचार उसके मन में तत्काल नहीं है, इसकी प्लानिंग उसने शुरू से की। ठीक है, यानी अपनी सेना को उत्तर पश्चिम जब वो ले आया, तब उसने इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया कि अगर कोई विरोध होता भी है तो हम आसानी से वहां तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया व्यक्तिगत सिद्धांत। की क्रांति, भारत के इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। पक्ष, इतिहास में हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों, किसी भी सब्जेक्ट में पक्ष और विपक्ष। एक पक्ष किसी चीज को मानता है और दूसरा पक्ष किसी अन्य चीज को। इतिहास में मूल समस्या क्या है, इसमें कई पक्ष हैं और हर पक्ष की भूमिका अलग अलग है, वो अलग अलग चीजों को मानता है। स्वरूप की बात हो रही, लेकिन जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो एक विचार आता है कि क्या यहीं से शुरुआत हुई चीजों की, या इससे पहले भी कुछ क्रांतियां हुई होंगी। 1806 की वेल्लोर की सैनिक क्रांति। ठीक, ये जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत का है और टीपू का क्षेत्र था, ये टीपू सुल्तान का। और वेल्लोर में ही टीपू सुल्तान के जो संतान है, अंग्रेजों ने 2 संतानों को ले लिया था ना, कि टीपू कुछ ना कर सके भविष्य में, वो यहीं पे बंद है। ठीक, 1806 की वेल्लोर सैनिक क्रांति, क्योंकि ये सैनिकों की क्रांति थी। 1796 में जो सेना थी, अंग्रेजी सेना, उसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, नवीनीकरण।
और क्या हुआ, अब नए अधिकारी आ गए। जो पुराने अधिकारी थे, जिनसे भारतीय सैनिकों का सामंजस्य अच्छा था, वो भारतीय सैनिकों के समस्याओं को समझते और सुनते भी थे, अब उनकी जगह नए अधिकारी आ गए। ठीक। और जो ये भारतीय सैनिक है, इन्हें ये हीन समझते थे, काले आदमी, जिन्हें एक प्रकार से निग्रो बोलते हैं, अफ्रीकी लोगों को निग्रो बोलते हैं, वहां के आदिवासियों को। ठीक। ये यानी जो पुराने अधिकारी थे, उनकी सोच और नए अधिकारियों की सोच में व्यापक अंतर हो गया। यानी भारतीय सैनिकों को ये बड़ी हीनता के साथ देखते थे, ट्रस्ट की कमी। बात समझिए, इसके पीछे एक कारण है भरोसा। बहुत से अंग्रेज अधिकारियों का यह मानना था कि आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम जिन पे शासन कर रहे हैं और उन्हीं को सुरक्षा का दायित्व अगर हम दे दें तो हम कितने सुरक्षित हैं। यहाँ ये अपनी सुरक्षा सोच रहे हैं, क्या हम इनसे भी सुरक्षित हैं? ये मूल बात आ गई। ठीक। वेतन इनका कम है, इनको वेतन भी कम मिल रहा है, कार्य भी ज्यादा है, लेकिन समस्या हो गई भरोसे की। सबसे महत्वपूर्ण चीज भरोसे की समस्या हो गई। दूसरी जो समस्या आई वो टोप की। टोप मीन्स टोप, बताइए। हाँ बताइए, टोप क्या है? जो सैनिक पहनते हैं ना, उसे टोप बोला जाता है उस काल में। और इस टोप में जो तुर्रा था, तुर्रा, अगर आप लोग हेलमेट पहनती होंगी तो आपको पता होगा तुर्रा। ठीक। ये जो तुर्रा था ये चमड़े का होता था। ठीक है। 1857 की क्रांति में मेरठ में यही मुद्दा था ना, गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस। यहां देखिए, यहां भी वही मुद्दा है। टोप में जो तुर्रा लगा था चमड़े का, वो गाय और सुअर की चमड़े से। और सेना में जो सबसे बड़ी बात थी, यहां पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वो ऊंची जाति के लोग थे सेना में। समस्या किसकी आ गई? भाई आज भी तो ये समस्या है। अगर आप 2025 में आ गए तो आज भी तो ये समस्या है। यहां पे ये समस्या नहीं है। आपकी समस्या है, यहां ये समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहां ये समस्या नहीं है। ये दो समस्या, ये समस्या केवल हिंदू और मुस्लिम समाज में है। और इसी दो समाज का मैक्सिमम हिंदू ऊंची जाति के लोग सेना में थे, और उनके लिए समस्या थी कि जो चमड़े का प्रयोग हुआ है वो गाय और सुअर के, ठीक है, उनसे बना है। तो इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। इसे अपनाने का उन्होंने क्या किया? विरोध। और इसमें सहायता किसने की?
टीपू के पुत्रों ने, वो भी वहीं बंद है ना, इन्हीं के अंडर में तो बंद है। बेल्लौर की जेल में टीपू सुल्तान की संतान बंद है और उन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों को भड़का दिया इस मुद्दे पर और विद्रोह हो गया। लेकिन मूल समस्या ये है कि जब आप कोई विद्रोह करते हैं, एक निश्चित बिंदु पर कि इस कार्य के लिए हम विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस बिंदु से भटक जाते हैं, यानी आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपने निश्चित किया था कि ये चीज करना है, ठीक है, और आप उस दिशा से भटक गए तो आप दिशाहीन हो गए। और जब भी कोई विद्रोह दिशाहीन होता है तो वो समाप्त हो जाता है। यहां भी यही हुआ। ये विद्रोह हुआ, ठीक है, ये विद्रोह हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके विरुद्ध, ठीक है। और मैसूर का जो झंडा था उसे दुर्ग पर फैला दिया गया, ठीक। एक प्रकार से स्वतंत्रता की बात हो रही है कि हमने स्वतंत्र करा लिया दुर्ग को। लेकिन समस्या क्या हुई कि इस विद्रोह में जो भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ इस विद्रोह में शामिल हो गई। बात समझिए, जो लोग इसमें शामिल हुए वो अनियंत्रित थे, ठीक, यानी वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, तो विद्रोह की दिशा जो थी वो भटक गई। अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। यह प्रारंभिक विद्रोह है, यानी जेलेस्की के नेतृत्व में, ये नोट कर लीजिएगा। विद्रोह किस लिए हुआ कि हमारी धार्मिक मान्यताओं, देखिए यहाँ पे समस्या ये है, ये विद्रोह स्वतंत्र होने के लिए नहीं है, इस बात को समझिए, क्योंकि इसके बाद 1857 का विद्रोह आप देखेंगे। ये जो विद्रोह हुआ बेल्लौर का, ये स्वतंत्र होने के लिए नहीं, ये सीधा सीधा धर्म से रिलेटेड था कि हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है, ठीक, हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है। ये जो विद्रोह हुआ ये इस कारण हुआ। अगर इसका प्रयोग नहीं हुआ होता तो विद्रोह होता ही नहीं, ठीक है। आपको लाख समस्या है उससे, ठीक भाई, जिसने जख्म दिया है दवा भी वही देगा। अंग्रेजी प्रशासन है, अंग्रेजों का राज है, अगर उसने आपको जख्म दिया है तो आपको पता है दवा भी वही देगा, तो आप उससे हटोगे कैसे। लेकिन जब धार्मिक आस्था पे चोट होने लगा तो उसने विद्रोह का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये था आपका बेल्लौर। आते हैं 1857 की क्रांति। इसके स्वरूप की बात कर लेते हैं, आखिर इसका स्वरूप था क्या। ठीक है, स्वरूप की चर्चा हो रही है। ये सब ब्रिटिश राइटर है, ये इंडियन राइटर है, ठीक है।
इन लोगों का मानना है कि जो 1857 की क्रांति थी वह एक केवल सैनिक विद्रोह, इसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है कि इसका क्षेत्र सीमित था। अगर ये स्वतंत्रता का आंदोलन होता, जैसा कि अन्य इतिहासकारों ने कहा है, इनकी आलोचना ये है कि इसे कहा गया ये स्वतंत्रता का आंदोलन है, स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन। लेकिन ये कहते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित था। अगर ये स्वतंत्रता का आंदोलन होता तो भारत का कोई भी हिस्सा बचा नहीं होता जहां ये आंदोलन नहीं होता। लेकिन जब आंदोलन के प्रसार को आप देखते हैं और क्षेत्र को देखते हैं तो ये सीमित क्षेत्रों तक रह गया। पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और ये प्रमुख थे तीन क्षेत्र। ठीक, ये तीन क्षेत्र प्रमुख थे जहां पे इसका विस्तार था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अगर इन तीन क्षेत्रों में विस्तार है तो हर जगह है, हर जगह भी नहीं है, एक निश्चित क्षेत्र में है। जब आप यहां की बात करते हैं तो अवध, लखनऊ का क्षेत्र, आपका फैजाबाद जहां आप लोग बैठे हैं, अवध का क्षेत्र, कानपुर, ठीक है, मेरठ, इसकी बात होती है। पंजाब, बिहार में जगदीशपुर और उसके आजू बाजू के कुछ क्षेत्र, यानी किसी राज्य में भी ये पूरा व्यापक नहीं हुआ, सीमित रहा। ठीक, तो इनका ये मानना है कि अगर ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, आप स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने इसमें सहयोग क्यों दिया? ये प्रश्न उठता है। भाई गुलाम तो सब है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक गुलाम हो, सारे गुलाम हैं, सभी को समस्या है अंग्रेजों से। लेकिन क्यों खाली मुट्ठी भर लोगों ने ही, सीमित लोगों ने ही विरोध किया? उसके पीछे तर्क ये देते हैं जो शासक हैं उनका राज्य छिन गया। बात समझिए, जो शासक हैं इसमें जुड़े हुए, इनका राज अंग्रेजों ने छीन लिया। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के चलते वो विरोधी हैं। ठीक, यानी कहीं ना कहीं वे अपना राज्य पाना चाहते हैं, जो राज्य खो गया उसे पाना चाहते हैं। जो तर्क दिया जा रहा है मैं उस पर चल रहा हूं। दूसरा कहा गया अगर किसान जो भी इसमें शामिल थे, इनकी स्थिति दयनीय थी और इन्हें अंग्रेजों से कोई अपेक्षा नहीं कि वो करेंगे हमारे लिए कुछ। ठीक है, जमींदार, इनसे भी इनकी जागीरें छीन ली गई हैं। ठीक, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये प्रभाव बहुत सीमित था, बहुत व्यापक नहीं था। जो प्रभाव था वो ये था। ठीक है, यानी इस चीज पे ये ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन जब आप 1857 की क्रांति की व्यापकता को देखते हैं तो इसमें हर वर्ग शामिल है। ठीक, इसमें हर वर्ग का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण वर्ग है, शासन, मध्यम वर्ग, किसान, ये सब शामिल है। ये बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा नहीं है, सीमित लोग का है, लेकिन है। वो स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी ही सही, यहां ये कहेंगे वो अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं उन बंधनों से जिसमें वो बंधे हुए। ठीक, कहा जाता है कि मान लीजिए
अंग्रेज उनकी बात को मान लेते, अगर अंग्रेज इनकी बात को मान लेते, वेबका सिद्धांत नहीं आया होता तो क्रांति होती नहीं होती। जो यहां तर्क दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अगर आपको समस्या नहीं होती तो आप विरोध भी। आज वर्तमान में देखिए, इतिहास कहता है कि मुझसे कुछ सीखिए, हम सीखते नहीं। समस्या ये है, यहां कहा जा रहा है कि जब तक आपको समस्या नहीं हो रही है, जब तक आपकी सड़क नहीं तोड़ी जा रही है, तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। और पड़ोसी की टूट रही है तो आप प्रसन्न होंगे, चलो ठीक है टूट जाए। ये समस्या है, ठीक है। यहां क्रेडिट की बात नहीं है, यहां अपनी अपनी लालसा है 1857 की क्रांति में कि हमने जो अपना खोया है वो हमें कैसे मिल जाए। मेन मुद्दा यहां पे ये है, और सब अपना खोया हुआ पाने के लिए लड़ रहे हैं। जब आप रजवाड़ों की बात करेंगे, कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ के मन में ये भावना हो सकती है क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय चश्मे से देखेंगे इतिहास को। हमारी भी समस्या है, हम अपने लोगों को कैसे बुरा कहते हैं, ठीक है। हम 1857 की घटना को, क्रांति को बड़ी व्यापकता में बोलते हैं कि बहुत बड़ी चीज थी। इतनी भी बड़ी चीज नहीं थी, ठीक है। व्यापकता थी लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसने अंग्रेजों को पूरा झकझोर दिया। हाँ, 1857 की घटना ने एक काम तो किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से समाप्त हो गई इस क्रांति के बाद, और क्राउन का शासन आ गया, यानी राजा का शासन, क्राउन का शासन आ गया। ये बड़ा मूल परिवर्तन हुआ क्योंकि संसद भी चाह रही है और शासक भी चाह रहा है इस सत्ता को हस्तगत करना। सारा का सारा खेल है लाभ का। कंपनी को जो लाभ हो रहा है, अब तो प्रशासन आ गया ना कंपनी के पास, पूरा का पूरा साम्राज्य आ गया, सब कुछ अपना। अब ना किसी से पूछना है कोई वस्तु लेने के लिए, ना ही कुछ भी नहीं करना है, जब मन आए उठा के लेकर चले गए, क्योंकि सब अपना। तो जो लाभ हो रहा है, अत्यधिक लाभ, वो भी एक समस्या है। और वहां की संसद और क्राउन इस व्यवस्था में है कि ऐसी कोई स्थिति आवे कि जब इसे हस्तगत कर लिया जाए, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया जाए। इसलिए वो स्थिति 1857 की क्रांति की जो पूरी रूपरेखा अगर आप करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज हुई ये कि लोगों में अवेयरनेस आई, लोग जागरूक हुए कि हम पा सकते हैं। 1857 की क्रांति ने भारतीयों को ये दिया कि उनमें एक विचार आया कि हम पा सकते हैं। ये बड़ा लंबा कार्यकाल है, यानी करीब करीब 90 साल आपको और लगे उस चीज को करने में, लेकिन एक विचार तो आपके मन में आ गया ना कि हम कर सकते हैं अगर हम प्रयास करें। तो 1857 की क्रांति ने ये दिया। कारण क्या है? आर्थिक कारण में देख लीजिए। ठीक है, 1852 ईस्वी में बंबई में इनाम आयोग के अंतर्गत दोस्तों रियासतों को जब्त कर लिया गया। ठीक है, 200 रियासतों को जब्त कर लिया गया।
इसका परिणाम क्या हुआ? जो जमींदार थे उनकी स्थिति खराब होने लगी या खराब हो गई। ठीक है, 200 रियासतें बंबई में इस आयोग द्वारा जब्त कर ली गई और क्या हुआ कि जमींदारों की स्थिति खराब हो गई। 1824 में जो किसान है, तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई, तमाम व्यवस्थाएं, ठीक, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। ऐसा नहीं, प्रयास हुआ अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन वो नाम मात्र का, केवल अपने लाभ के लिए। जो टैक्स था वो क्या था? 50%। आप रैयतवाड़ी में जाए, 50%। ठीक, इसने क्या किया कि जो किसानों की स्थिति है दयनीय बना दिया। एक बहुत दयनीय, दयनीय मत कहिए, बहुत ज्यादा दयनीय। और जब स्थितियों को हाथ से निकलता देखा गया तो इसे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, इसे कम कर दिया गया। स्थिति दयनीय हो गई बेटा, परसेंटेज जो आपने लगाया, आपने क्या किया? इसे कम कर दिया, लेकिन तब भी स्थिति दयनीय बनी रही। ठीक है ना? इसे आसान भाषा में इस रूप में समझे कि आपको आपका जो वाहन है उसकी सर्विसिंग करानी है, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं। दयनीय स्थिति है, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं उसे। ठीक, और आपने क्या किया? फिर कहे अब इसे नहीं चलाते, अब इसे खड़ी कर दो, तो क्या उसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा? खड़ी करने से वैसी ही रहेगी। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि जितने वर्षों तक आपने लिया उनकी स्थिति इतनी दयनीय आपने कर दिया कि ऊपर उठने में समय ही नहीं मिला। ठीक, वो इतने कर्ज में डूब गए कि पूरा जीवन निकल गया उस कर्ज को चुकाने में। ये स्थितियां हुई। ठीक है, 1813 का जो चार्टर आया उसके अनुसार जो ईसाई मिशनरियां थी, जो ईसाई मिशनरियां थी, इन्हें धर्म प्रचार के लिए आदेश मिल गया भारत में, ये कर सकते हैं। इससे पहले नहीं था, लेकिन 1813 में एक चार्टर बना दिया गया कि वो धर्म प्रचार कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, जो शिक्षा केंद्र थे, यानी 1856-57 आते आते जो शिक्षा केंद्र थे उसमें ईसाई मिशनरियों का प्रभाव पूर्णतया बढ़ गया, क्योंकि जितने भी शिक्षा केंद्र थे वो सब अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किए गए। तो स्थितियां क्या हुई कि शिक्षा केंद्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, और जब शिक्षा के केंद्र में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ गया तो वहां पे ईसाई धर्म पढ़ाया जाने लगा कि ईसाई धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर क्यों। ठीक है, ईसाई धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर क्यों। छत्तीसगढ़ की एक घटना मैं बताता हूँ, मिशनरी की ही है। वहां पे आदिवासी बच्चे जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मूर्तियां ली, दोनों की, ईसा मसीह और हिंदू देवी देवताओं की, और उसे पानी में डाला
एक डूब गया और एक ऊपर तैरता रहा। यानी ईसा मसीह की जो मूर्ति थी वो तैरती रही और देवी देवताओं की जो मूर्ति थी वो क्यों? बताने का यहाँ क्या कारण है? यहाँ बताने का ये कारण है कि मेरा जो इष्ट है, मेरा देवता है, तुम्हारे देवता से ज्यादा शक्तिशाली है। ईसाई मिशनरी है धर्म का प्रचार, धर्म की शिक्षा। आपको उन विद्यालयों में ईसाई धर्म की विशेषता को बता रहा है। वो ये बताने में बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा, देखो हम तुमसे कितना आगे हैं। अगर हम आगे नहीं होते, हमारा धर्म आगे नहीं होता, तो आज तुम मेरे गुलाम। इस बात को समझिए। ये उदाहरण वो क्यों दे रहा है? ये वो बताना चाहता है कि जिसकी तुम आराधना या पूजा करते हो उसमें कोई ताकत नहीं है। देखो वो डूब गया, जब वो डूब गया तो तुम कैसे बचोगे? और ये स्वतंत्रता के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। भारत स्वतंत्र है तब की बात बता रहा हूँ, और ये छत्तीसगढ़ की घटना है। ठीक, यानी वहां बच्चों को ये मिशनरी बता रही है कि तुम्हारे देवता में कोई शक्ति, और मेरा देवता देखो कितना शक्तिशाली है कि पानी इसे डुबा नहीं सकता। तो जो शक्तिशाली है क्यों ना उसे माना जाए। बात समझिए। धार्मिक स्थिति क्या है? 1857 की क्रांति में एक ये चरण भी है कि जब धर्म पर प्रहार हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों पर धर्म पर प्रहार है। पंजाब को जीतने के बाद दिलीप सिंह कौन? महाराजा के पुत्र, जिनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, बताया आपको। और आज ये कहाँ है? आज ब्रिटेन में कहाँ? अरे रानी, महारानी का जो मुकुट है उसके मध्य में लगा हुआ है। ठीक है, महारानी के मुकुट के मध्य में ही क्यों लगाया गया? क्यों नहीं उसे कहीं म्यूजियम में रख दिया गया? बेटा हमें चढ़ाने के लिए। बात को समझिए। आपको ये एहसास हमेशा रहे उसे देखकर कि ये हमारी चीज थी, जिसने इसे छीन लिया। कैसे छीना? हमें गुलाम बना के। यानी हमारे दिमाग से ये बात जाए ना कि हम इनके गुलाम थे। ऐसा नहीं है, वो कोई शौकिया नहीं लगाया गया है। वो आपको हमेशा 24 घंटे ये एहसास दिलाने के लिए लगाया गया है कि तुम मेरे गुलाम थे। और इसका प्रमाण क्या है? मेरे मुकुट में लगा हुआ कोहिनूर, यानी इससे मूल्यवान कोई नहीं। ठीक है, हाँ? ये सबसे कीमती उस काल का। अब वर्तमान में तो बहुत सारे हीरे निकले जो बहुत महंगे हैं, लेकिन उस काल का कीमती क्यों है बेटा? क्योंकि ये हमारा है। बात समझिए। ये महाराजा दिलीप सिंह का है, ठीक? और इनसे छीन कर वो ले गए। ठीक ना? धर्म परिवर्तन की जब बात आती है, दिलीप सिंह को क्या किया उन्होंने? ईसाई बना दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब विजय हासिल हुई अंग्रेजों को लाहौर की, तो दिलीप सिंह अभी नाबालिग है उस समय, देखा ना? तो दिलीप सिंह को क्या किया? व्यक्तिगत सिद्धांत में पंजाब पर अधिकार, दिलीप सिंह को ईसाई बना दिया और इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, वहां क्या कहा गया? हमने जिसे जीता है वहां मर्जी हमारी चलेगी। बात को समझिए। तीसरा जो प्रारूप है कि जिसको हमने जीता है उसे इजाजत मिल ही नहीं सकती। यहां तो उन्होंने जीत लिया, संतान भी है, लेकिन चूंकि राज्य को जीता है, यहां व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं।
तो उन्होंने क्या किया, दिलीप सिंह को ईसाई बना दिया और इंग्लैंड कर दिया। तो धर्म पर प्रहार है। ईसाई मिशनरियां जो आई हैं वो आपके धर्म पर प्रहार कर रही हैं बार बार, और आप समस्या ये है कि वहां पे धर्म विरोध भी नहीं कर रहा, यानी जो धर्म के लोग हैं भारत में वो ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जब स्थिति दयनीय होगी, खाने को कुछ नहीं होगा, तो परिवार का पेट पालने के लिए तो कुछ चीजें चाहिए। तो यहां लालच, यानी जो गरीब तबका है भारत का, उसे लालच देकर मिशनरियों ने ईसाई बनवा दिया। ठीक, तो स्थितियां क्या हुई धर्म में कि 1813 के चार्टर द्वारा मिशनरियों को ये आदेश मिल गया कि वो भारत में धर्म का प्रचार करें। क्योंकि ज्यादातर विद्यालय अंग्रेजी कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, इसलिए मिशनरियों का दखल शिक्षा में होने लगा और शिक्षा के माध्यम से वे अपने धर्म का प्रसार करने लगे, शिक्षा के माध्यम से। और जब धर्म पर आपने उंगली उठाई है तो समाज में भी समस्या होगी। ठीक, क्योंकि समाज के लोग ही धर्म को मान रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अगर सामने वाले को ये यकीन दिला दें कि आपकी ये चीज खराब है और प्रमाणित कर दें, तो एक पल के लिए उसके दिमाग में ये बात अगर बैठ गई कि ये चीज वाकई वो जो कह रहा था सही है, अभी उसने माना नहीं है, लेकिन अगर उसने दिमाग में ये सोच लिया कि वो जो कह रहा था क्या वो सही है, समझ लीजिए वो व्यक्ति गया। क्योंकि मन में अगर शंका आ गई कि क्या वो सही है, यानी आपको अपने धर्म पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। और विश्वास हो कैसे? क्योंकि आपके जो धर्म गुरु हैं, आप रोज न्यूज़पेपर में सुनते हैं आज ये जेल गया, आज वो जेल गया, यही तो सुन रही है ना। चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं। किसी न किसी कारण से वह जेल की हवा खा रहा है, तो आपका विश्वास भी डगमगा रहा है। क्या ये जो चीज हमको बता रहे हैं वो सही भी है? क्योंकि जब ये खुद नहीं सही है तो हम कैसे मान लें ये जो बता रहे हैं वो सही है? ठीक, समस्या ये है। और ईसाई मिशनरियां ये कह रही हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अगर ये सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो तुम हमारे गुलाम भी नहीं होते। आपको तो सीधा ये बता रहा है ना कि अगर हम श्रेष्ठ नहीं होते तो हम तुम्हारा शासक भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप मानोगे इस बात को कि हाँ वो सही बोल रहा है। अगर वो श्रेष्ठ है तो यानी उसका धर्म भी श्रेष्ठ होगा, तो समाज पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के द्वारा जिस प्रकार साम्राज्यों का अधिग्रहण किया, उसने भी समस्या उत्पन्न कर दी। ठीक, दिलीप सिंह का तो मैंने आपको बताया ही कि उसे राज्य को यानी पंजाब को हस्तगत कर लिया गया, इसे ईसाई बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, सुना होगा नाम आपने, लास्ट मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ भी अब अंग्रेजों का दुर्व्यवहार ये बढ़ने लगा। ठीक, और उन्हें जो भेंट दी जाती थी
अंग्रेजों की तरफ से इसे बंद कर दिया। ठीक है। जो सिक्के निकलते थे उस पर बादशाह की आकृति होती थी, सिंबल, उसे भी समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह जफर, इसका केंद्र क्या है? ये केंद्र है भारत की राजनीति का, हमेशा याद रखिएगा। आप 1200 से चले, यहां से इस्लाम का जब प्रसार हुआ, यहां से वो केंद्र है दिल्ली। ठीक, दिल्ली प्रमुख क्षेत्र है भारत की राजनीति का, और दिल्ली में जो शासक बैठा है उसे भारत का शासक माना गया है। इस चीज को भी समझें आप। ठीक, भेंट देना बंद कर दिया गया, दुर्व्यवहार बढ़ गया, सिक्कों पे जो उनकी नाम या आकृतियां थी उसे भी हटा दिया गया। जफर के द्वितीय पुत्र कोयास, जो अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थन करता था, बहादुर शाह जफर की मर्जी के विरुद्ध उसे युवराज घोषित कर दिया। ठीक है, बात समझिए। बहादुर शाह जफर जिसे युवराज बना रहा है, अंग्रेजों ने उसे मान्यता नहीं दी, और क्या किया? उसके द्वितीय पुत्र कोयास को युवराज घोषित कर दिया, क्योंकि वह अंग्रेजों का समर्थक था। ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना शाह, पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना शाह, जिनका नाम था, ये भी याद रखिए, धुंधुपन। अंग्रेजों ने क्या किया? जो पेंशन दी जाती थी उस पेंशन को बंद कर दिया। ये इस साल की बात चल रही है, 1857 के पहले की बात चल रही है। ठीक ना। सिंध पर विजय, यानी जो धूर्ता पूर्वक कार्य किया गया सिंध को विजित करने के लिए, ठीक है, इसने भी 1857 की क्रांति में योगदान दिया। हटा दें इसको, नोट कर लें, कर चुके। अठारह सौ 54-56 यूरोप में क्रीमिया वार। इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई, अंग्रेज कमजोर हो गए। ठीक, यानी उनकी स्थिति इस युद्ध में बड़ी ही दयनीय हो गई। और जब ये चीजें भारत आई तो भारत में भी ये महसूस किया गया कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। ठीक है, सैनिक कारण है। सैनिक कारण, सैनिक कारण में भारतीयों की स्थिति, तो पहला कारण था, इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, भारतीयों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। मैंने आपको इससे पहले बताया कि उन्हें निग्रो माना जाता था, काले आदमी। काले आदमी का तात्पर्य यह है कि जो हमारा गुलाम है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, इनका जो माह का वेतन था
7 रुपए। ठीक, यानी इन्हें महीने के 7 रुपए वेतन दिया जाता था, जिसमें से खाने के और वर्दी की सफाई के पैसे काट लिए जाते थे और अंततः इनके हाथ में 1.5 से 2 रुपए आते। ठीक, आप जिस समय की बात कर रहे हो उस समय इसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि इसका महत्व नहीं है। आज़ादी के बाद भी बहुत से लोगों का वेतन 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए ऐसे रहा। ठीक ना, वो तो जब वेतन आयोग आने लगे तो एकाएक सैलरी बहुत बढ़ गई। ठीक ना, इतने पैसों में परिवार का भरण पोषण करना है, इतने पैसे में 7 रुपए महीने का उन्हें वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें से खाने और वर्दी का अगर निकाल दें तो 1.5 से 2 रुपए उनको मिल रहे हैं। ठीक है, इन भारतीय सैनिकों को विदेशी अभियानों में भी भेजा जाता था। विदेशी अभियानों जो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता था भारत में। ठीक है, आप अपने सैनिक को जबरन, अगर वो स्वेच्छा से नहीं जा रहे तो जबरन आप भेज रहे हैं। और उसकी भी एक समस्या है कि अगर नौकरी चली गई तो दूसरी मिलेगी कहाँ, क्योंकि जो दूसरी नौकरी देगा वो भी अंग्रेजी है, कोई दूसरा नहीं देगा, दूसरी भी नौकरी यही देंगे। विदेशी अभियान जो होता था, भारतीय सैनिकों को विदेश भेजना, ये सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में सही नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सेना में मैक्सिमम ऊंची जाति के लोग ही थे। ठीक है, तो ये तो समस्या थी ही। ये समस्या थी। ऐसा नहीं है कि चर्बी वाला कारतूस आया, हमारी धार्मिक भावना आहत हुई और हम तुरंत झंडा लेकर खड़े हो गए। ये सिस्टमैटिक था। ये जो समस्याएं थी, ये समस्याएं तो आक्रोशित कर ही रही थी, क्योंकि सेना में ऊंची जाति के लोग थे और ज्यादातर मुस्लिम कम हिंदू। मुस्लिम भी थे लेकिन उसमें संख्या हिंदुओं की ज्यादा थी और वो ऊंची जाति के थे। एक धार्मिक भावना इससे आहत होती है। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि जिन चर्बी की बात हो रही है, अगर उन जानवरों की चर्बी के अलावा अन्य किसी जानवर की चर्बी रही होती तो क्या वो उस कार्य को करते? अब ये तो प्रश्न है बेटा, अब वो करते या नहीं करते, ठीक, ये तो लोगों का मानना है। लेकिन मूल बात ये है, जो मूल बात आती है, अभी तो गिरानी नहीं होगा ना, चलिए अरे छोड़ो। चलिए, ये प्रश्न जो उठाया गया कि अगर किसी अन्य जानवर की चर्बी का प्रयोग किया गया होता तो क्या वो सैनिक उसे मान्यता दे देते, उसका विरोध नहीं करते? ये प्रश्न उठा है। लेकिन चर्बी का प्रयोग ही क्यों करना? प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर उसका प्रयोग ही क्यों करना? तो इतिहासकार कहते हैं कि ये जानबूझकर किया गया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए। ठीक है,
ये जानबूझ के, जिन भी लोगों का ये मानना है वो तर्क भी देते हैं कि चूंकि उच्च जाति के ही लोग हैं सेना में, ठीक, और उच्च जाति का प्रभाव है भारतीय समाज पे, और धार्मिक जो मान्यताएं हैं इनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे सामाजिक ताना बाना जो बनता है भारत का, उसमें जो लोअर हैं उनको समाज से अलग ही रखा गया है। ठीक है, जब आप समाज को पढ़ती हैं तो स्थितियां क्या है? ठीक, स्थितियां क्या है कि उन्होंने ये जानबूझ के किया, धार्मिक भावनाएं आहत हों, क्योंकि वो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। उसके पीछे उनका जो भी रीजन रहा हो, जो भी कारण रहा हो, ठीक है। स्थितियां क्या हुई कि सैनिकों ने उस चीज को अपनाने से मना कर दिया। बैरकपुर की घटना, और बैरकपुर है कहाँ? बैरकपुर मेरठ में है। सर्च कीजिएगा आप लोग, अब आप लोग के ऊपर छोड़ बताइएगा। बैरकपुर में जब सैनिकों को ये पता चला कि जो नए कारतूस आए हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बियों का उपयोग किया गया है, पहली समस्या तो ये है, ये सोर्स कौन है जिन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल हुआ? प्रश्न तो ये भी उठता है बेटा, इतिहास में हर जगह प्रश्न उठता है और उठाना भी चाहिए। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि सोर्स है क्या, किसने बता दिया आके कि वाकई में इसका प्रयोग किया गया है, नहीं बता पाएगा कोई इतिहास में, क्योंकि इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है किसने बताया और ये बातें आई कहां से। ठीक है, लेकिन इतिहास में ये माना गया, इतिहास में ये दर्ज है कि ये स्थिति हुई कि चर्बी वाले नए कारतूस आए जिन्हें दांत से खोलना पड़ता था। ठीक, और जब चमड़े का या चर्बी का प्रयोग है तो आप ये मान के चले कि वो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ गई। आप जिसे मान्यता देते हो अगर उसके चर्बी का प्रयोग है तो आप उसे कैसे स्वीकार करोगे? तो स्थितियां क्या हो गई? सैनिकों ने प्रयोग से इनकार कर दिया। सैनिकों ने इस प्रयोग से इनकार कर दिया और जो विरोध किया सबसे पहला मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। इसके विरोध को दबा दिया गया और इसे फांसी दे दी। ठीक, आपने इसमें बनी मूवी अगर देखी हो तो उसमें बहुत आगे दिखा दिया चीजों को। उसमें आवश्यकता यह है कि आपको एक्स्ट्रा ना, कैसे एक्स्ट्रा ना दिखाए तो फिर बात ही खत्म। ठीक है ना, चीजों को दिखाया जाता है लेकिन उसको इतना विस्तारित कर दिया जाता है, कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक, मंगल पांडे को जो फांसी दी गई उसका विरोध यहां पे हुआ और उसके साथ जितने भी सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में यही थी, 34वीं रेजिमेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा, जिसे एनआई कहा गया, एनआई रेजिमेंट।
34वीं रेजिमेंट जिसके ये सैनिक थे, उन्होंने जो मंगल पांडे का बलिदान हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंबाला और लखनऊ में भी विद्रोह आरंभ हो गया। ये क्षेत्र है जहां जहां विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ की जो सैन्य छावनी थी, मेरठ की जो सैन्य छावनी थी, वहां भी इन कारतूसों को उपयोग ना करते हुए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह आगे बढ़ा। यानी मेरठ में जो विद्रोह हुआ, 10 मई आते आते ये विद्रोह व्यापक हो गया। क्योंकि देखिए शुरुआत क्या होती, ये एक सैनिक विद्रोह है लोगों का मानना, क्योंकि शुरुआत सैनिकों ने किया। आगे लोग जुड़ते गए, लेकिन जो शुरुआत हुआ उसके वजह से ये स्थितियां आई। जो रजवाड़े थे और अन्य संगठन, ठीक, जमींदार भी इसमें ले आइए, यह निश्चित किया गया था कि 31 मई 1857 में क्रांति प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, लेकिन जो मेरठ की घटना हुई उसने क्रांति को पहले ही शुरू कर दिया। 10 मई को व्यवस्था क्या बनी थी कि 31 मई को यह प्रारंभ किया जाएगा हर जगह। लेकिन जो समस्या मेरठ में आई उसने उस स्थिति में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, आपने 31 मई की व्यवस्था बनाई है और 10 मई हो गया, समस्या तो आएगी। यानी जो व्यापकता आनी चाहिए थी वो व्यापकता नहीं आई। मेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया और बहादुर शाह को बादशाह बना दिया, बादशाह घोषित कर दिया दिल्ली का, दिल्ली को जीतते हुए। ठीक है, बहादुर शाह को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। यहां से यह क्रांति अन्य क्षेत्रों में भी फैली। जो रजवाड़े, व्यक्तिगत सिद्धांत पे आप देखिए, जो रजवाड़े जिनसे उनकी स्थिति को छीन लिया गया, ठीक है, वो भी इसमें आ गए। 24 मई आते आते अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी क्रांति फैल गई। ये तो था यहाँ पे। राजस्थान में नसीराबाद, कोटा, टोंक, नीमच, ठीक, जोधपुर, इन क्षेत्रों में भी क्रांति का प्रसार आरंभ हो गया। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए। चूंकि दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने अपना वर्चस्व बना लिया, बहादुर शाह को बादशाह बना दिया, अंग्रेजों ने क्या किया इस कदम के लिए? देखिए,
आपकी मनोभाव को, आपकी जो उत्सुकता है, अगर उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक, आप बहुत प्रसन्न हैं और आपकी प्रसन्नता पे थोड़ा भी खलल डाल दिया जाए तो प्रसन्नता अधूरी रह जाती है। हम जितना बढ़े हैं, अगर इसमें थोड़ा सा खलल डाल दिया जाए तो समस्या क्या होगी कि आपकी जो प्रगति है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा, बाधा आ जाएगी। अंग्रेजों ने क्या किया? बहादुर शाह के समधी इलाही बख्श को अपनी तरफ मिला। इलाही बख्श को अपनी तरफ मिला लिया। इलाही बख्श को अपनी तरफ मिलाने से फायदा क्या? संबंधी को अपनी तरफ मिलाया है, ठीक है, थोड़ा मनोबल तोड़ने के लिए। बात को समझिएगा, मनोबल को थोड़ा तोड़ने के लिए 17 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया। दिल्ली को पुनः जीत लिया और बहादुर शाह को कहाँ किया? रंगून। बहादुर शाह को, ठीक है, पंजाब में देखिए, पंजाब की स्थिति, पेशावर, फिरोजपुर, जालंधर, ऐसे अनेक क्षेत्र, यहां भी विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया और राजा दिलीप सिंह के साथ जो व्यवहार किया गया, ठीक है ना। ये दोनों कारण हैं, क्योंकि पंजाब तब भी और अब भी कृषि बहुल्य क्षेत्र है, खेती यहाँ पे बहुत होती है। ये हरियाणा के क्षेत्र है, ठीक, हासी, मेवात, भिवंडी, भिवानी, इन क्षेत्रों में भी क्रांति प्रारंभ हो गई। ठीक है, अवध, अवध में बेगम हजरत महल ने क्रांति जो संगठन, जो क्रांति का संगठन था, उसे अपने हाथ में ले लिया। यानी इन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया। 21 जून 1857 को अंग्रेजों द्वारा लखनऊ को विजित कर लिया गया, जो ये आंदोलन की समाप्ति हुई। ठीक है, मेन पे ही चलिए। बेगम हजरत महल ने अवध के क्षेत्र में इस आंदोलन की बागडोर संभाली, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया इस क्षेत्र को जीतने का, लेकिन अंततः 21 जून 1857 को उन्होंने लखनऊ को विजित कर लिया। ठीक है, यह अभियान किसने किया? कैंपबेल। ठीक है, यानी नवंबर में जाते जाते
इस पर पूर्ण अधिकार पाया गया। किसकी सहायता से? भारतीय सैनिकों की सहायता से नहीं, गोरखा के सैनिकों की सहायता से। ठीक है, चार जून 1857 को कानपुर में भी विद्रोह आरंभ हुआ। 5 जून आते आते विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने इलाहाबाद से सेना बुलाई और विद्रोहियों को पराजित करते हुए कानपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहां एक चीज याद रखिएगा, नाना साहब के साथ तात्या टोपे। जब कानपुर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तो तात्या टोपे झांसी लक्ष्मीबाई की शरण में चला गया, उनके सहयोगी के रूप में। 5 जून 1857 झांसी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह व्यापक था। ठीक, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां की शासिका रानी लक्ष्मीबाई, मतलब ये मजबूत है इस पूरे परिक्षेत्र में, और जिन्होंने व्यापक विरोध किया है अंग्रेजों का। तीन अप्रैल 1858 जो अभियान हुआ अंग्रेजों का, उसमें झांसी को जीत लिया गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले में शरण ली। झांसी से निकलकर ग्वालियर के किले में उन्होंने क्या किया? शरण लिया। और जून 1858 में ग्वालियर अभियान में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और ग्वालियर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कितना बचा है? अभी 15 मिनट अभी बहुत है, इसीलिए तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। चलिए, बिहार में सबसे पहले दानापुर में विद्रोह आरंभ हुआ, जो पहला, जिसे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह का समर्थन था। यानी जगदीशपुर के जो आगे बागे के क्षेत्र है, इसका जो क्रांति को जो जिन्होंने आगे बनाया वो थे कुंवर सिंह। यानी इनके नेतृत्व में बिहार में क्रांति आरंभ हुई। ठीक है, इसमें कुंवर सिंह ने आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। आजमगढ़ पता है आपको कहाँ है?
आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु यह बहुत दिनों तक टिक ना सके और अंग्रेजों ने पुनः आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1858 के काल में जून के महीने में क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया गया और 1859 के प्रारंभिक काल आते आते यह क्रांति पूर्णतया असफल हो गई। ठीक, असफल क्यों हुई? आखिर कारण क्या रहा? हमने तो इतना प्रयास किया, लेकिन कारण क्या रहा? केंद्रीय संचालन का अभाव। केंद्रीय संचालन मतलब एक नेता सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को नेता तो चुना, लेकिन वो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, वो इतना योग्य भी नहीं रह गया शारीरिक रूप से कि इस कमान को संभाल सके। ठीक है, और जिन जिन क्षेत्रों में, मैंने पहले आपसे कहा, जिन जिन क्षेत्रों में जो इस क्रांति के समर्थन में लड़ रहा था उसके अपने हित थे, वो अपनी चीजों को पाना चाहता था। ठीक, चलो पहले मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, फिर इस पे हम ध्यान देंगे। सामूहिकता की कमी रही और ये समस्या थी केंद्रीय संचालन का अभाव, यानी कोई ऐसा नहीं था कि जो इन्हें संचालित कर सके। आप जब गांधी को पढ़ते हैं तो गांधी क्या है? केंद्रीय संचालन, यहीं पे रखिए इनको, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके संचालन में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। यहां इसका अभाव है। यहां जिसे बनाने का प्रयास किया गया उसमें उतनी योग्यता नहीं थी, क्षमता कह लीजिए, या समय ही ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर सके। ठीक है, कार्य करने के लिए एक उम्र और जोश होना चाहिए, और आप एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जिसकी ना उम्र है ना जिसके पास जोश है। ठीक है, तो आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि ये संचालन करे, नहीं है, संभव ही नहीं होगा। और मान लीजिए वो संचालन करता, तो क्या आवश्यक है कि बाकी लोग भी उसकी बात को मानते? क्योंकि जो रियासतें हैं, जो मुगल विरोधी रियासतें हैं, वो किसी मुगल बादशाह को स्वीकार कर लेती कि ये हमारा प्रमुख नेता होगा। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो समस्याएं हैं, और ये समस्या बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि अगले को ये पता ही नहीं है कि अब क्या करना। आपने 1857 की क्रांति में ये देखा कि क्रांति हो रही है, लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनको ये पता ही नहीं, और जो कर रहे हैं उनको भी ये पता नहीं कि आगे क्या, अब आगे क्या किया जाए। और केंद्रीय संचालन का मतलब ये होता है कि उसका दिशा निर्देश होगा कि अब आगे क्या करना है। आप जब आप ब्लैंक हैं पूरी तरह, आपको पता ही नहीं है कि अब आगे क्या मिलेगा और उसके लिए क्या करना होगा, तो समस्या होगी। क्योंकि जब आप पहले से प्लानिंग बनाएंगे तभी आपको सफलता होगी। गांधी ने पहले से ही प्लानिंग बनाई, इसीलिए जब वो भारत आए तो उन्होंने बागडोर नहीं ली अपने हाथों में। सबसे पहले उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया और राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया कि भारत की स्थिति क्या है। उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में भाग लिया, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे आपका चंपारण हो, ऐसे तमाम आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन हो,
उसमें उन्होंने इसीलिए सहयोग लिया कि वो जान सकें तरीका क्या है, और क्या जो मेरा तरीका है, जो दक्षिण अफ्रीका से मैं लेकर आया हूं, उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो जितने वर्ष उन्होंने लगाया वो समझने के लिए लगाया। इतिहास में गांधी की आलोचना होती है, बहुत लोग नापसंद करते हैं। बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि जब ये राजनेता थे, राजनेता पॉलिटिशियन, तो इन्हें राष्ट्रपति क्यों बनाया गया। इस पे भी विरोध होता है। राष्ट्रपिता, सॉरी, ठीक, राष्ट्रपिता क्यों बनाया गया, इस पे भी इसकी आलोचना होती है। ठीक है ना, क्योंकि तब इनके साथ अन्य लोगों को भी ऐड किया जाता है कि इन्होंने भी तो योगदान दिया, इन्हें क्यों नहीं। जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम सब प्रमुख आता है, उनके मानने वालों का। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग गुट है। क्रांतिकारियों को मानने वाले अलग है, गांधी को मानने वालों की एक संख्या है, अन्य को मानने वालों की एक संख्या है। तो गांधी ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के अनुरूप उन्होंने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो सफल भी हुई। ये अलग बात है कि आखिरी लम्हों में ये उस मूवमेंट से अलग हो गए, जो भी कारण रहे, आप आगे पढ़ेंगे। तो पहला चीज क्या हुआ, केंद्रीय संचालन ये नहीं था, तो मूवमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संघ। अब आप चीजों को समझेंगे। यहाँ पे लॉर्ड वेल्लेस्ली जो सहायक संघ लेकर आया कि आपको मैं सैनिक सहायता दूंगा, बदले में एक सेना आपको रखनी होगी जिसका खर्चा आप उठाओगे, वो नीति यहाँ पे कारगर हुई इस क्रांति में। ठीक है, क्योंकि उसे जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप देखिए मूवमेंट हो रहा है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जहां पे क्रांति हो रही है, ठीक, उसके आसपास के जो रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, वहां अंग्रेजी सेना है उन रियासतों में। अब बंगाल से या मद्रास से या बंबई से सेना नहीं बुलानी है, अब नजदीक से ही सेना पहुंच सकती है। ठीक ना, तो उस मूवमेंट को क्या होगा, समय रहते ही दबा दिया जाएगा। 1857 की घटना में यही हुआ कि जिन जिन क्षेत्रों में ये आंदोलन फैला, इसे फैलने नहीं दिया गया, अंग्रेजों ने फौरन उसे दबा दिया। ठीक, बहुत सी रियासतें थी, बहुत सी रियासतें भारत की जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, क्योंकि वो पूरी तरह अंग्रेजों पर आश्रित थे, उनकी भी समस्या है, वो पूरी तरह अंग्रेजों पे आश्रित है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का समर्थन किया। ठीक, और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो बातें हो रही थी, क्या उनके अंदर राष्ट्रीय भावना थी। यहाँ पे लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ये प्रश्न उठता है 1857 की क्रांति में कि क्या वाकई राष्ट्रीय भावना थी। और जब इसका व्यापक अध्ययन किया जाता है तो ये मिलता है कि इसकी कमी थी या थी ही नहीं, क्योंकि जो जमींदार है, जमींदार का जमींदारी छीनी गई तो वो क्रांति में शामिल हो गया, रियासतों की रियासतें छीनी गई तब वो क्रांति में शामिल हो गए, किसानों का अत्यधिक शोषण होने लगा तब वो क्रांति में शामिल हो गए, और सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई तब वो क्रांति में शामिल हो गए, यानी ये नगण्य हो गया। जब तक राष्ट्र की भावना ना हो तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि राष्ट्र की भावना के साथ ही आप सभी लोगों को जोड़ सकते हैं।
नेपाल की घटना का जिक्र इसीलिए है। राष्ट्रीय भावना, युवाओं के बीच एक राष्ट्रीय भावना है कि हमें अपने राष्ट्र की तस्वीर बदलनी है। वो होगी कि नहीं होगी, अभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये तो भविष्य तय करेगा कि जो इन्होंने आंदोलन किया और जो इन्होंने प्रशासन को बदला और जो इनकी मूल भावनाएं थी, भविष्य में वो ये कितने कारगर हुए, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्था उन्हें कुछ भी नहीं दे रही, जो व्यवस्था केवल अपने लिए है, उसमें जनता कहीं भी नहीं है। ठीक, उस व्यवस्था के खिलाफ एक राष्ट्रीय भावना आई और उस राष्ट्रीय भावना ने उस व्यवस्था को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक, अब नवीन व्यवस्था बनेगी। अब वो नवीन व्यवस्था कैसी होगी, ये तो भविष्य तय करेगा और भविष्य ये बताएगा कि क्या इनका जो आंदोलन था वो सफल रहा या असफल। इनके आंदोलन को क्षणिक सफलता मानिए, क्योंकि जिस व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया वो तो हो गया, मतलब वो तत्काल हो गया, वो लोग हट गए या हटा दिए गए। लेकिन जो चीज इन्हें चाहिए, जिसके लिए ये सड़कों पे थे, अभी वो इनको मिली ही नहीं। अगर मिल गई तो इतिहास कहेगा कि ये जो नेपाल का आंदोलन हुआ ये सफल रहा। लेकिन अगर इन्हें नहीं मिला तो ये असफलता की श्रेणी पे चला जाएगा। ठीक, क्योंकि बेटा इसके विरोध विद्रोह था, ये विद्रोह इसके विरुद्ध था। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, यानी सत्ता के विरोध में ये विद्रोह है। ठीक है, और आपकी जो मान्यताएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, अब देखिएगा पॉइंट को, सत्ता के विरोध में है आंदोलन, और आपने जो अपनी सूची बनाई है मनवाने के लिए, वो पूरा कौन करेगा, आगे घूम के वहीं से। भाई आप सत्ता के विरोध में है कि सत्ता ने हमें कुछ नहीं दिया, हम ऐसे के ऐसे रह गए, बाकी यही लोग सब कुछ पा गए जो यहाँ है, तो आपने क्या किया, इस सत्ता को समाप्त कर दिया। लेकिन आपको जो चाहिए वो देगा कौन, यही सत्ता ही देगी। तो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है कि ये सत्ता आपको आपकी चीज देगी कि नहीं देगी, ये तो भविष्य तय करेगा, भविष्य का इतिहास तय करेगा कि ये कितना सफल हुआ। ठीक है ना, आप 1857 क्रांति में पढ़ रही हैं कि हम असफल क्यों हुए, आप पढ़ रही हैं असफल क्यों हुए, यानी हम असफल हो गए, तभी तो असफलता पढ़ रही हैं। संचालन, शक्तिशाली सेना, रियासतें साथ में नहीं थी, राष्ट्र की भावना नहीं थी। ये राष्ट्र की भावना उत्पन्न कैसे होगी, जब आप अपने आप को उस राष्ट्र का मानेंगे। ये भावना यहाँ इसीलिए उत्पन्न हुई कि हमारा राष्ट्र, इसका